हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर जिसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने हैं उसी से रिलेटेड ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वॉच करिए जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए है हड़प नीति, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है अस्थायी बंदोबस्त एंड ऑप्शन नंबर डी है सहायक संधि। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सहायक संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इसमें सबसे पहले 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी तथा लॉर्ड वेलीजली जिसका कार्यकाल 1798 लॉर्ड वेलीजली जिसका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहता है, उनके द्वारा सहायक संधि या भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया तथा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जिनका टाइम पीरियड 1848 से लेकर 1856 तक रहता है, इनके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया गया था और 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसलिए सबसे बाद में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल के विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध स्थापित करने का या एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा वे पूर्व एवं पाश्चात्य एवं ईस्ट एवं वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका यह मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने की गलती करे। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम यह सुझाव दिया कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं में सभी संपर्क तोड़ देने चाहिए। यह सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो यह कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। पहला है बायकॉट, दूसरा स्वदेशी, तीसरा है असहयोग और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 व 4 यानी बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन इन चारों की मांग की गई थी। लेकिन असहयोगी ये कब स्टार्ट हुआ था? तो असहयोग 1919-20 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, न कि बंगाल विभाजन के विरोध में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। बंगाल से हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर मुंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो सैयद हैदर रजा के द्वारा। सैयद हैदर रजा के द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है या किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। उस दिन लोग जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन जो है करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम या स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बना, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत की चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लियाकत हुसैन ने बारिशाल के मुंबई किसानों के या बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर बी है 1898 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा बनाई गई। ऑप्शन नंबर सी है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। एंड ऑप्शन नंबर डी है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बरिशाल मुस्लिम किसानों के जो आंदोलन का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा किया गया था? यम अब्दुल रसूल के द्वारा बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविन्सन्स जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविन्सन्स किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन से, जो कि कब चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था या कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? तो 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई नौरोजी पूर्ण राजभक्त थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी और दादा भाई नौरोजी को
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बात करें स्वराज, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अगर पूछे तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वहीं स्वराज की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 ईस्वी के अपने कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछे सबसे पहले स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगर पूछे सबसे पहले स्वराज शब्द की स्थापना या स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जाने जाते हैं। 1892 ईस्वी में, डेट इंपॉर्टेंट है, 1892 ईस्वी में वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। किस दल से? उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 3 बार इनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और इसके दूसरे ही सेशन में यानी 1885 में होती है और इसके दूसरे ही सेशन में यानी 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता है। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद का 1886 के बाद 1893 में तथा लास्ट में 1906 ईस्वी में कहाँ पर अधिवेशन हो रहा था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। दादा भाई नौरोजी के बारे में CY चिंतामणि ने कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो यह कथन CY चिंतामणि के द्वारा कहा गया था। वहीं दूसरी ओर जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है या दादा भाई में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। पूछा जाता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर बी है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। ऑप्शन नंबर सी है उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। एंड ऑप्शन नंबर डी है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी नहीं बल्कि उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए। बात करें अगर कि इनका चुनाव कब हुआ था तो 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में इनको उदारवादी या ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुना गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 ईस्वी में हुई सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें कौन सा सेशन था? तो कांग्रेस के 23वें आर्थिक जो है वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रवादी ये लाला लाजपत राय को चाह रहे थे अध्यक्ष बनाना, जबकि उदारवादी ये रास बिहारी बोस को चाह रहे थे अध्यक्ष बनाना। अंततः रास बिहारी बोस ये अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। अगर पूछे कब विभाजन हुआ था तो 1907 के सूरत अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता फाइनली रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है तथा 1916 के लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की जाती है तथा तिलक एवं
एनी बेसेंट के संयुक्त प्रयास से गरम दल व नरम दल एक होते हैं। तो कब एक होते हैं, अगर पूछे किस वर्ष जो है विभाजन होता है तो 1907 ईस्वी में, और दोनों एक होते हैं 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए है बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ऑप्शन नंबर बी है बहिष्कार यानी बायकॉट, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय शिक्षा एंड ऑप्शन नंबर डी है स्वदेशी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? स्वदेशी। तो जो 4 संकल्प थे उसमें कौन कौन से थे? उसमें थे स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन। इन 4 संकल्पों में बंगाल के विभाजन को रद्द करना जैसी कोई भी संकल्पना नहीं थी। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो वर्ष 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था तथा वर्ष 1911 ईस्वी में ही जो राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली में लाए जाने की घोषणा की थी, जो कि 1912 ईस्वी में या 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नवाब सलीमुल्लाह खां। अक्टूबर 1906 ईस्वी अक्टूबर 1906 ईस्वी को या 6 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला शिष्टमंडल यानी शिमला प्रतिनिधि मंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के रूप ढाका में, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जगह इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 ईस्वी में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। किसके द्वारा? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव, अगर पूछे इसका सचिव कौन था तो मोहसिन उल मुल्क व वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से इसका सचिव नियुक्त किया गया तथा लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पर है तो यह लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगा खां इसके जो है फर्स्ट अध्यक्ष थे। और अगर पूछे किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी तो नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में की गई थी। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष या भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। हकीम अजमल खां ये राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। एंड ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में कहाँ पर गठित की गई थी? ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने के प्रबल विरोधी नहीं बल्कि क्या थे? इसके प्रबल विरोध किया था। इन्होंने विरोध नहीं, इसका समर्थन किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा इसका समर्थन किया गया था।
लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो संगठन थी या संस्था थी, इसकी स्थापना में किसका हाथ था? तो कर्जन का हाथ था। जब लॉर्ड कर्जन का हाथ था तो जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा इसका जो है विरोध ही किया जाएगा, ना कि समर्थन किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने विरोध की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है हिंदुओं के अधिकार प्रतिनिधित्व देने के लिए, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल के प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय ये लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। 1908 ईस्वी में इसकी एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी, या फिर सैयद अमीर अली के द्वारा स्थापित की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1909 ईस्वी को। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। इसका जो नाम है या इसे सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा दोष है कि यह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करता है। यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909 का सबसे बड़ा दोष क्या है कि यह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करता है, जो कि किसके द्वारा 1906 ईस्वी में इसकी मांग की गई थी। कहाँ पर? शिमला में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी ये जो है कलकत्ता में थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के आगमन कब आए थे? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में या के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में भारत जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तथा 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली राजधानी बनाई गई। यानी अगर पूछे कि 1911 में दो घोषणा क्या की गई थी? पहला 1911 ईस्वी में जो राजा का या जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, तो उस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। उस समय दो कार्य हुए थे। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दूसरा, दिल्ली को जो है आज राजधानी के रूप में कोलकाता से स्थानांतरित किया गया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो कहां पर किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। दिसंबर 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए।
दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे। और यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन या 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। लखनऊ समझौता ये कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया था। ये कब आया था? अगर पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा आया था, तो 1909 के माल्ले मिंटो अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। जो बाद में चलकर 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को पहली बार स्वीकार कर लिया गया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए कहते हैं कि परिवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय को वस्तुतः वह नींव डाली जिससे ऊपर 30 वर्ष बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय की भी मार्ग प्रशस्त की। मतलब फाइनली इनके द्वारा कहा गया जाता है कि जो कांग्रेस के द्वारा अलग या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, वही आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बनता है। ये किसके द्वारा कहा जाता है? डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। ऑप्शन नंबर बी है, इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः स्थापित हुआ या पुनः जो मेल है वो पुनः स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी है, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए। एंड ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो इसमें बोला गया है कि नहीं की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने तथा 3 सितंबर, डेट इंपॉर्टेंट है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी के तिलक के द्वारा तथा 3 सितंबर 1916 ईस्वी को एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। जो एनी बेसेंट की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट समाचार पत्र कौन कौन से हैं? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के जो है मुख्य समाचार पत्र है। वहीं बात करें तिलक की, तो मराठा और केसरी के माध्यम से तिलक ने अपनी पत्रिका मराठा व केसरी के माध्यम से जो है इस लीग का प्रचार किया, यानी होम रूल लीग का प्रचार किया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर बी है, तिलक की होम रूल महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, यानी तिलक की जो होम रूल थी वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार इन 4 क्षेत्रों तक ही सीमित थी। और ऑप्शन नंबर सी है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
तिलक एवं दोनों लोग के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, लेकिन दोनों में कोई भी मतभेद नहीं था। दोनों में मतलब जो तिलक एवं एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उनमें दोनों में कोई मतभेद नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा अपने लीग का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना श्रीमती एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 ईस्वी को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमन बिल के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। कॉमन बिल का संबंध किससे है? तो वह एनी बेसेंट से है। पत्रिका ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के जो है उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाए। इस कार्यक्रम के अनुसार हेतु दोनों पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीग एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और 5 माह बाद यानी सितंबर 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। दोनों में कितना गैप है? 5 महीने। सबसे पहले तिलक के द्वारा की जाती है और 5 माह बाद यानी सितंबर महीने में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि ये किसकी उपज थी, तो यह जो है एनी बेसेंट के दिमाग की उपज थी। यानी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट ने अपनी जो पत्रिका कॉमन बिल है उसमें सबसे पहले होम रूल लीग के बारे में निकाला था, और लेकिन स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो ये तिलक के द्वारा किया गया था, और तिलक के बनाने के 5 महीने बाद एनी बेसेंट के द्वारा यह स्थापित किया जाता है। तिलक की लीग कर्नाटक महाराष्ट्र केवल बम्बई और मध्य प्रांत व बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट की लीग ने जो है जिम्मा लिया था। मतलब इन 4, 5, 6 क्षेत्र जो भी हैं तिलक से रिलेटेड, उनको छोड़कर देश का जितना भी हिस्सा है वो सब किसके द्वारा कवर किया गया था? तो एनी बेसेंट के लीग के द्वारा कवर किया गया था। बेसेंट की लीग, जो एनी बेसेंट के लीग का संगठन, वो बहुत ढीला था क्योंकि कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके कुछ समर्थन मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक जो है उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे और तिलक के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तिलक एनी बेसेंट के द्वारा खुद कहा जाता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। यही रीजन है कि कुछ जो कार्यकर्ता उनको पसंद नहीं करते हैं और कुछ कार्यकर्ता मुझे पसंद नहीं करते, तो हम लोग जो है अलग अलग क्षेत्र में अपने लीग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे। ऑप्शन नंबर ए पोरबंदर के, ऑप्शन नंबर बी है राजकोट के, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर के, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी राज्यों के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी उपर्युक्त सभी राज्यों के दीवान थे। ये महात्मा गांधी के पिता, इनका उपनाम कबा था। क्या था? कबा गांधी था। करमचंद गांधी ये महात्मा गांधी के पिता थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इंडियन ओपिनियन, ये जो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार है, यह गुजराती, हिंदी, तमिल व अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं में, कौन कौन सी? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी तथा 1904 ईस्वी में डरबन में फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की। गांधी जी के द्वारा वर्ष 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समर्थक थे। महात्मा गांधी के समर्थक थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है।
मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते हैं तथा उन्हें स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया गया। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्य व अहिंसा। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत ये सत्य व अहिंसा थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के शब्दों में या गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये गांधी के संदर्भ में सही कथन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्न में से किसने या किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल को। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। उन्हें यानी उपवास को उन्होंने अग्नि बाण कहा था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। ऑप्शन नंबर बी है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। ऑप्शन नंबर सी है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसमें से कौन सा है जो एक सही कथन नहीं है? इसमें नहीं वाला चूज करना है, सही कथन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रही को उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, मतलब गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। इसलिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। वहीं सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है, ये इसके गांधी जी समर्थक थे। दूसरा, सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और तीसरा क्या है? सत्याग्रह को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही नहीं है पूछा है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी का अस्थायित्व ये हिंसा का क्रूरतम रूप है। ये किसके द्वारा कहा गया है? गांधी जी के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बताया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया। भारत आने पर उनका संपर्क किससे हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से छोड़ा। किसके प्रभाव में आकर? तो गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव में आकर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष तक। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे जनवरी 1915 ईस्वी में कब आए थे? जनवरी 1915 ईस्वी में ये भारत वापस आए थे।
और इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है, जिनको ये अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीटर्सबर्ग स्टेशन। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन के प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिनका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में या अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सबसे पहले भाग लिया गया था। बात करें पूरे सेशन में या जो जितना भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें से सिर्फ एक बार महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्ष पद पर चुना जाता है। वो कब चुना जाता है? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो अध्यक्षता है, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये बेलगांव में आयोजित किया गया था। और अगर पूछे पहली बार कब पार्टिसिपेट हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस के सेशन में जो है शामिल या पार्टिसिपेट किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो साबरमती आश्रम किस नगर पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा, इसको ऑप्शन नंबर डी को वर्धा कर लीजिएगा, वर्धा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रही आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से साबरमती के नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? कौन सबसे पुराना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीनिक्स। महात्मा गांधी ने फीनिक्स, यह कहाँ पर स्थापित किया गया था? डरबन, जो कि कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसे 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। फीनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था, इसलिए सबसे पुराना कौन था? वो फीनिक्स था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित किया गया था वर्ष 1904 ईस्वी में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म ये अपने 21 वर्ष के दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के द्वारा अपनाया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और गांधी जी के द्वारा इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया गया था। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्ता। गांधी जी ने राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, उनमें नैतिकता, धर्म एवं मानवता का समावेश है, लेकिन गांधी जी को पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द को गढ़ा जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। सत्याग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना या फिर सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 के चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है, चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। कहाँ पर? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। किसके लिए? निष्क्रिय विरोध करने के लिए गांधी जी सर्वाधिक जाने जाते हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, यानी ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी के द्वारा बहिष्कार जो है प्रभावी हुआ क्योंकि जो ब्रिटेन है वो भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? पहला है चंपारण, ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। चंपारण 1917 ईस्वी में। अहमदा मिल हड़ताल, ये फरवरी मार्च के बीच में 1918 ईस्वी में घटित हुआ था। खेड़ा, ये मार्च 1918 ईस्वी में। खेड़ा ये मार्च 1918 ईस्वी। तथा असहयोग आंदोलन, ये कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के बीच में किया गया था। तो इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, तो मतलब सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा और लास्ट में असहयोग आंदोलन, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 व 4 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो महात्मा गांधी के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट में प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर 2, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। और तीसरा क्या है? उन्होंने विधि का अध्ययन इन द टेम्पल लंदन में किया। और चौथा है वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? कूट की सहायता से इसका आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी 1, 2, 3 व 4 ये चारों कथन जो है वो सही है। यानी महात्मा गांधी ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था तथा उन्होंने विधि का अध्ययन इन द टेम्पल लंदन में किया। वे रस्किन की पुस्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। ये चारों कथन महात्मा गांधी के बारे में सही है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अनटू द लास्ट पुस्तक का जो मेन थीम क्या है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही लाइन जो है महात्मा गांधी के जीवन को बदलने में एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। किसके द्वारा कहा जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा स्वयं कहा जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधीवादी विचारधारा किसने प्रभावित रही है या किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा ये किनसे प्रभावित रही है? ऑप्शन नंबर ए है रस्किन से, ऑप्शन नंबर बी है थोरो से एंड ऑप्शन नंबर सी है टॉलस्टॉय से और लास्ट है इनमें से उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी गांधीवादी विचारधारा ये रस्किन, थोरो व टॉलस्टॉय उपर्युक्त सभी से प्रभावित रही है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ये कि 1905 से स्टार्ट हुआ है, 1905-6 से स्वदेशी आंदोलन, यानी जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी के विरोध में क्रांतिकारियों के द्वारा या फिर राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का संचालन किया गया था और इस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। वहीं खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, इन तीनों आंदोलनों से जो है गांधी जी संबंधित थे। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बरदौली सत्याग्रह। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी, मार्च 1918 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदौली सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1928। बारदौली सत्याग्रह वर्ष 1928 ईस्वी में। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी या बारदौली सत्याग्रह के समय में ही वहाँ की औरतों के द्वारा जो सरदार पटेल हैं या फिर पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलता है? जो पहली बार स्टार्ट होता है तो 1920 से 22 तक, और ये आंदोलन की शुरुआत गांधी के द्वारा की जाती है। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी जो तीनों लाइनें हैं वो सभी गांधी जी से रिलेटेड सही हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 6 जुलाई 1944। डेट इंपॉर्टेंट है, 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस का, यानी गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वहीं बात करें बापू किसके द्वारा कहा गया था? तो बापू वर्ड ये सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर, नाम इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को या गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। यानी अगर पूछे महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तथा इनको पूछे कि इनको बापू सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए सबसे पहले किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्यारे लाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव ये प्यारे लाल थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया या प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया जाता। वहीं राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह व असहयोग सत्याग्रह, इन तीनों सत्याग्रहों में गांधी जी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? कौन पेशे से एक शिक्षक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी की अनुयायियों में या महात्मा गांधी के अनुयायियों में राजेंद्र प्रसाद ये पेशे से एक शिक्षक थे। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण है। यह उपयुक्त विवरण किससे संबंधित है? जमनालाल बजाज का। किसका? जमनालाल बजाज का। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। और जमनालाल बजाज का जन्म 1889 को जयपुर में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमनालाल बजाज। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। इनको या गांधी जी के द्वारा इनको एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि? दीन बंधु की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा जो अंग्रेज पत्रकार एंड्रयूज हैं उनको दिया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यरवदा जेल को। यरवदा जेल को महात्मा गांधी के द्वारा मंदिर का नाम दिया जाता है। यरवदा जो कारागार है या जेल है उसमें गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कहां पर थे? तो या महात्मा गांधी का संबंध कांग्रेस से किस तरह था? ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एंड ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस के महासचिव थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। मतलब वो उसका जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, लेकिन औपचारिक रूप से इसके सदस्य 1934 के बाद नहीं थे। 1934 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो है कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया जाता है। तो कब होता है? स्वाधीनता यानी वर्ष 1947 ईस्वी में ये इसके अध्यक्ष नहीं होते और इन्हीं के द्वारा सुझाव दिया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद बोला जाता है कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दो। किसके द्वारा यह सुझाव दिया जाता है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही यह सुझाव दिया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिसे हम प्यार से बापू या जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं या कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया?
महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के किसने संबोधित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट बेटन ने। माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि की थी या उपाधि दी थी। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वे काम गांधी जी कर दिखाए। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो माउंट बेटन के द्वारा कही गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? खुले कान व मुंह बंद कर व्यतीत करें, यह सलाह गांधी जी को किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में पहले वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। मतलब देखे समझे, या पूरी तरह से इनके कहने का मतलब यह था कि सबसे पहले गांधी जी क्या करें, वो भारत की राजनीति को समझने की कोशिश करें। कितने समय तक? 1 वर्ष तक। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। महात्मा गांधी का कथन था कि हमारा जो साध्य और साधन, साध्य व साधन, ये दोनों क्या होने चाहिए? पवित्र होना चाहिए। कभी कभी पूछता है महात्मा गांधी व मार्क्स के जो उसमें डिफरेंट क्या है, तो गांधी जी साध्य व साधन दोनों को पवित्र मानते चाहते थे, जबकि कार्ल मार्क्स बोलते थे कि हमारा जो है साध्य जो है वो पवित्र होना चाहिए, साधन कुछ भी हो। वो किसकी विचारधारा थी? वो कार्ल मार्क्स थी। तो महात्मा गांधी ये साधन भी उचित मानते थे और जो है साध्य को भी उचित मानते थे। तो ये किसका उद्देश्य था? महात्मा गांधी का। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। गांधी जी ने अपना, अगर पूछे पहला सत्याग्रह, क्योंकि ऑप्शन में 1917 का चंपारण सत्याग्रह नहीं है, तो कौन सा है? 1918 का अहमदाबाद का जो मिल मजदूर है, अहमदाबाद के सत्याग्रह का प्रयोग पहले इसका चयन किया जाएगा। मिल मजदूरों को कम वेतन किए जाने के विरुद्ध 1918 ईस्वी में ये किया गया था। जब ऑप्शन में अगर चंपारण सत्याग्रह होता तो वो किया जाता, क्योंकि उसकी अनुपस्थित में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, जो कि फरवरी 1918 में स्टार्ट हुई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था, तथा उनके बाद उसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की काटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रश्न में जो उत्तर देते हुए दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाल ही में यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए ईपीएफओ एग्जाम में ये पूछा गया था। ईपीएफओ एग्जाम में यह वाला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 और 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसके द्वारा हिस्सा लिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों के द्वारा। चंपारण की सफलता के बाद महात्मा गांधी का अगला प्रयोग 1918 ईस्वी अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवादों में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरी के निर्वाह खर्च का गहराई के अध्ययन करने के बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इस बात मान ली, मतलब मजदूरों को
35% बोनस मिलने की सिफारिश किस आंदोलन में की गई थी? तो अहमदाबाद के मिल आंदोलन में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका 1903, ऑप्शन नंबर बी है लंदन 1904, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली 1905 एंड ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद 1906। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी ने 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे 1910 ईस्वी तक रहे। गांधी जी ने अपने लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ऑप्शन नंबर सी है वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे एंड ऑप्शन नंबर डी है वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इन बातों के आधार पर जहां तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहां के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है उनके सहायता प्रदान द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके एंड ऑप्शन नंबर डी है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके समाप्त किया जा सकता है, यानी जो अस्पृश्यता सामाजिक आर्थिक सुधार है वो कब किसके आधार पर किया जा सकता है? वो कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है, गांधी जी के गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं माशेलकर द्वारा प्रयोग में किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गांधीयन इनोवेशन का संबंध कम निवेश से अधिक उत्पादक या अधिक लोगों के लिए किया, यानी गांधी जी के कुटीर उद्योग के जो है प्रबल समर्थक थे कुटीर उद्योग के, क्योंकि इसमें जो है लागत कम होती है और ज़्यादा लोगों को इससे प्रॉफिट हो सकती है या ज़्यादा लोगों को इससे प्रॉफिट हो सकता है। यही कारण है कि जो गांधीयन इनोवेशन है वो कम निवेश एवं अधिक उत्पादन व अधिक लोगों के लाभ से रिलेटेड है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ऑप्शन नंबर ए है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में घटित हुआ था। ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, 1930। ऑप्शन नंबर सी है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। और ऑप्शन नंबर डी है चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में। कहाँ पर? चंपारण, ये बिहार में स्थित है। जो नील की तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध यह सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में बिहार में स्थापित किया गया था। यह घटना सबसे पहले इस दिए गए विकल्पों में घटित हुई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यह चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है।
यहीं पर महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है और इसकी जो जानकारी है वो किसके द्वारा दी जाती है, राम कुमार शुक्ल के द्वारा। राम कुमार शुक्ल के द्वारा लखनऊ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को दी जाती है तथा 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ये चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट होते हैं और ये जो तिनकठिया प्रथा थी उसको समाप्त करने की कोशिश की जाती है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के प्रयासों से। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर सी है बाबा रामानंद एंड ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन ने स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था तथा अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को ही चुना गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा ही की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लगान का नगद में परिवर्तित करना। लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन यह 1921 से 1922 के पीरियड में स्टार्ट होता है। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने, किसने? पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने किया था। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में या आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव यानी अध्यक्ष कौन थे? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तथा अगर पूछे महासचिव कौन थे तो ये एनजी रंगा थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? वह कौन सी जगह थी जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। कहां पर हुआ था? लखनऊ में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टाइम पूछे तो वर्ष 1936 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है तथा महासचिव एनजी रंगा रहते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। भारत में वर्ष 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीपी वाडिया के द्वारा। बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 ईस्वी में मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ है, जिसकी स्थापना की जाती है। कौन सा? मद्रास मजदूर संघ की स्थापना। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी या अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ये लाला लाजपत राय थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. जोशी के द्वारा की गई थी। एम.एन. जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। कहाँ पर की गई थी अगर पूछे तो ये बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। ये भी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो वर्ष 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। इसलिए भारतीय श्रमिक जो है संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया तथा इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। किसको? लाला लाजपत राय को बनाया गया। तथा उपाध्यक्ष अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन थे तो जोसेफ बैप्टिस्ट इसके उपाध्यक्ष थे। वहीं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज, महामंत्री कौन थे? दीवान चमन लाल बजाज। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। यानी इसकी स्थापना अगर कब भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी तथा 9 वर्ष बाद 1929 ईस्वी में इसमें विभाजन हो जाता है और इस टाइम इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 ईस्वी में कब हुई थी? मार्च 1919 ईस्वी में व्लादिमीर इल्पिच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये एम.एन. राय ये पहले भारतीय थे। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय। 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा होता है जिसके सदस्य होते हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन हमने अपने पिछले वीडियो में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा था जिसका ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा राइट आंसर दिया गया। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य एंड ऑप्शन नंबर डी है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल 66 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। इनका निर्वाचन या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ऑप्शन नंबर ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है साम्यवादी आंदोलन एंड ऑप्शन नंबर डी है क्रांतिकारी आंदोलन। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों से एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड आपसे एक जो है इन्फॉर्मेशन देनी है कि 21 सितंबर से जीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है करंट अफेयर्स, इन सब को इसमें शामिल किया जाएगा। जो स्पेशली यूपी पीसीएस आरओ, हाई कोर्ट आरओ, लोअर पीसीएस मेंस एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो हाँ, आप लोग 21 सितंबर से प्रोवाइड होने वाले प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।